हेलो स्टूडेंट्स, हम परिभाषा प्रकरण में परिभाषा में जो टर्म संस्कृत के लिए दिए हुए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको वीडियोस बना रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने षट क्रियाकाल का संचय प्रकोप प्रसर स्थान संचय का वीडियो बनाया था। इस वाले वीडियो में हम आगे की जो परिभाषा के टर्म्स हैं उनको कवर करेंगे। तो उसी क्रम में सबसे पहला है भेद। भेद जो शब्द है वो कैसे बना है? भेद घय प्रत्यय के साथ में बना हुआ। इसका अर्थ होता है पृथक करने। पृथक करने मतलब कि डिवाइडेशन। अत ऊर्ध्वमेत तेषां व्रणभावाम अपन्नानां षट्शः क्रियाकाल तत्र अप्रतिक्रियमाणे असाध्यात्म उपयान्ति। व्याधि के स्पष्ट रूप से प्रकट होने का, इसके पहले स्थान संशय था तो उसमें क्या हुआ? पूर्व रूप हुए। अब वहाँ पर भी आपने चिकित्सा नहीं की तो व्याधि स्पष्ट रूप से अपने पूर्ण लक्षण के साथ प्रकट हो जाती है। फिर उसके बाद चिकित्सा नहीं करने पर क्या होता है? उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगते हैं। व्याधि क्रॉनिक अवस्था से कष्ट साध्य अवस्था में पर चली जाती है और अगर फिर भी चिकित्सा नहीं करे तो असाध्य अवस्था में चली जाती है। यह चिकित्सा का अंतिम क्रियाकाल होता है जो व्याधि बिना चिकित्सा के कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में पहुंच जाती है, भेद अवस्था कहलाती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें फिर आधा फर्दर कॉम्प्लिकेशन है कि आप उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि यदि हमने ज्वर की चिकित्सा नहीं की तो क्या क्या हो जाएगा, यदि हमने अतिसार की चिकित्सा नहीं की तो किस तरीके से पायल्स और वो सब बीमारियाँ बनती हैं। तो ये एक स्वविवेक से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा नंबर का है, ये एक चूँकि छोटा सा मैटर है, 3 नंबर के लिए सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नंबर के लिए चाहिए तो आप एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं इसमें। फिर है दोष गति। तो दोष गति का अर्थ क्या होता है? दोषों की गति। तो दोष की गति एक डायरेक्शन में होती है। यह गति किस प्रकार होनी चाहिए, कैसे होती है? तो अब जब दोष की गति तो हो ही रही है, क्योंकि जब अपने स्थान को छोड़कर दोस्त दूसरे स्थान जा रहे हैं तो वो गति के माध्यम से ही जा रहे हैं, वात के माध्यम से ही जा रहे हैं। लेकिन वो गति किस डायरेक्शन में होगी, कैसे होगी, उसका भी वर्णन आचार्यों ने किया है। तो प्रसर क्रियाकाल के बाद स्थान संश्रय के लिए जब दोष अपने स्थान से जाते हैं तो वही दोष गति का महत्व है कि स्थान संश्रय होने तक तो गति हो ही रही ना, स्थान संश्रय होने के बाद गति रुकती है। फिर आगे की जो गति है वो भेद की अवस्था में होती है। तो क्या है? क्षय स्थानम च वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति। 3 प्रकार की गति होगी, क्षय, स्थान और वृद्धि। ऊर्ध्व अधश्च विज्ञेय त्रिविधा अपरा। ऊर्ध्व गति, अधः गति और तीनों दिशा में जाने वाली गति अलग प्रकार से होती है। फिर और कौन सी गति होती है? त्रिविधा चापरा, कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थि संधि से 3 प्रकार की और भी गति होती है, कोष्ठ गति, शाखा गति और मर्मस्थि संधि गति। युक्तता विधि वेदन दोषाणाम त्रिविधा गति। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं जो अलग अलग बेस पर अलग अलग तरीके से होती हैं। तो पहली है क्षय, स्थान और वृद्धि। क्षय मतलब क्या हुआ? अपने सामान्य अवस्था से कम हो जाना। जितनी अवस्था में कोई दोष होना चाहिए अपनी पूरी फिजियोलॉजी को प्रॉपर तरीके से करने के लिए, उससे जब वो कम अवस्था में हो जाता है तब भी रोग की अवस्था होने लगती है। स्थान, अपने स्थान से अन्य स्थान को चले जाना। आपका स्थान है कोई क्षेत्र में और अचानक से किसी कारण से आपका जब दूसरे स्थान में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आप डेफिनेटली एक फॉरेन बॉडी के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो स्थान आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। जब वो फॉरेन बॉडी के जैसे आप हो जाएंगे तो वहाँ पर रोग पैदा होने लगेंगे। वृद्धि, अपने सामान्य अवस्था से अधिक हो जाना। तो ये है दोष की गति का पहला प्रकार। नेक्स्ट है ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति क्या है? अपने स्थान से ऊपर की ओर गति होना। अधः गति क्या? अपने स्थान से नीचे की ओर गति होना। त्रियक गति क्या? अपने स्थान से ऊर्ध्व, अधः और समांतर सभी दिशाओं में गति होना। एक कोई भी स्थान है तो उसका वो अपने स्थान से ऊपर जा रहा है कि मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो हमको यहाँ से देखने से पता चलता है। कोष्ठ, जैसे कि अब अधोगति हो गई मतलब अतिसार हुआ तो दोष की अधिगति हो गई पित्त के माध्यम से, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। कोष्ठ में दोष कोष्ठ से जाना शाखा से, कोष्ठ से शाखा में चले गए। शाखा गति मतलब क्या? 2 शाखा से कोष्ठ में आ गए। मर्म अस्थि से दोष का मर्म अस्थि संधि। ये सब डिटेलिंग फिजियोलॉजी के और पैथोलॉजी के डिटेलिंग में टॉपिक्स हैं, तो ये वहाँ पर आपको आपके टीचर्स पढ़ाएंगे। यहाँ पर तो मैं सिर्फ संस्कृत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा, क्योंकि इनको का डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वो टॉपिक हो जाएगा। तो ये सब इनके जो टर्म हैं, इनके कैसे जाते होंगे वो सब आप वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ तो बस ये है कि इनको आपको लिखना है। प्रसर अवस्था में दोष 1, 2 मिलकर, तीनों मिलकर अनेक प्रकार से प्रसारित होते हैं और यह 15 प्रकार की गति हो जाती है। एक दोष अकेला भी गति करता है, एक के साथ मिलके भी गति करता है। तो यहाँ पर लेकिन पित्त और कफ में वात का एसोसिएशन हल्की मात्रा में हो पर होता ही है और वही इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये गतियाँ इतने प्रकार की होती हैं। वात अकेला, पित्त, कफ और रक्त, फिर वात पत्त मिलके, फिर वात पित्त कफ तीनों मिलके, वात कफ मिलके, वात पित्त कफ रक्त चारों मिलके, पित्त कफ। तो इस तरीके से ये 15 प्रकार की गतियाँ होती हैं। और दोष इस गति से जब स्थान संश्रय होगा तब रोग में उपयुक्त गति के अनुसार दोषों के लक्षण भी प्रकट करेगा।
क्यों नहीं प्रकट करेगा? अधोगति होगी तो उसके लक्षण नीचे की तरफ, नीचे के क्षेत्र में दिखाई देंगे। ऊर्ध्वगति हो जाएगी तो ऊपर के क्षेत्र में दिखाई देंगे। कोष्ठ में चले जाएंगे दोस्तों, कोष्ठ के लक्षण दिखाई देंगे। शाखा में आएंगे दोस्तों, शाखा में रोगों को पैदा करेंगे। तो ये चीज़ तो स्पष्ट है, गति का महत्व चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। अगर हमने गति को आइडेंटिफाई कर लिया कि दोष कहाँ उसका स्थान था और उसने कहाँ से कहाँ अपना डायरेक्शन लेके गया है, तो हम जब चिकित्सा करते हैं या पंचकर्म का जो चिकित्सा सिद्धांत है वो भी इसी बेस पर, गति के बेस पर ही हम दोषों को कोष्ठ में लाते हैं ना। वमन कराना होगा तो अमाशय में लाएंगे, विरेचन कराना हो तो पक्वाशय में लेके आते हैं, फिर उसका वो कराते हैं, इसलिए तो उसके पहले पूर्व क्रम कराया जाता है। तो गति का बहुत महत्व है। अगर हम गति समझ लेंगे तो उस दोष की गति को ठीक करने के लिए फिर चिकित्सा भी देंगे कि भाई इसकी अधोगति हो गई है तो इसको वापस अपनी जगह पर लाने के लिए ऊर्ध्वगति का काम करना पड़ेगा, ऊर्ध्वगति हो गई तो अधोगति लाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का चिकित्सा में बहुत उपयोग होता है। उपयुक्त गतियों के अनुसार दोषों के लक्षण प्रकार होते हैं। इसी गति का महत्व से चिकित्सा में गति की प्रतिलोम गति चिकित्सा होती है। संशोधन चिकित्सा सभी प्रकार की चिकित्सा गति के अधीन ही होती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इसका ये टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक की परिभाषा है। अब यहाँ से हमारे पदार्थ वाला प्रकरण शुरू होता है जिसमें रस, वीर, कर्म, गुण ये वाली हैं। तो नहीं सॉरी, इसके पहले वाले में जो हमने रस, गुण, वीर तो वो था पदार्थ विज्ञान के। अब जो हम बात रस की कर रहे हैं यहाँ पर वो है मधुर, अम्ल, लवण वाला रस। तो रस धातु है आपकी, रस एक टेस्ट है आपका, और रस पारद वगैरह भी है, लेकिन अभी के लिए जो रस यहाँ पर वर्णन हो रहा है वो ये है। तो जब एग्जाम में सिंपल रस लिख के आए तो आप अपनी दृष्टि से जो आपका अच्छे तैयार हो उसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर ब्रैकेट में लिखा है कि धातु वाला लिखना है यही वाला तो वो तब वैसा ही लिखें। रस आस्वादे इति धातु, रस्यते आस्वादते रसना इति धातु। रस का जो परिचय कराए वही रस धातु है। रस स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय प्रकार के होते हैं। रसानार्थो रसः तस्य द्रव्यम आपाशिति, तथा रसन का जो आश्रय करके रहते हैं उसके जो अर्थ को बताते हैं वो द्रव्य जल और पृथ्वी से मिले हुए बने हुए होते हैं। निवृत्त च विशेष च प्रत्यय खाद्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। रसानार्थो रसः तस्य कि अन्न की निवृत्ति के लिए और अन्य रसों के प्रकटीकरण के लिए अन्य बाकी जो तीन महाभूत हैं अग्नि, वायु और आकाश, उनका महत्व होता है। ठीक है, तो रस का अर्थ क्या है? रसना। रस कितने होते हैं? षड रस होते हैं, 6, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। रस धातु भी है जो रसों का ज्ञान कराए वह रचना है। यह जल और पृथ्वी प्रधान द्रव्य की ही रस का आधार है। आप देखिएगा जो भी द्रव्य में रस नहीं है, मतलब कि जूस नहीं है, वाटर नहीं है, उसका टेस्ट के लिए बड़ा वो रहता है। उसका टेस्ट आने के लिए जो चीज़ पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकती उसका टेस्ट आने के लिए दिक्कत होती है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो बेसिक जो है उसका वो क्या है? जल और पृथ्वी। ठीक है, अन्य 6 रसों में 3 महाभूत कारण होते हैं। बाकी के जो और जितने भी और टेस्ट बने हुए उन सब में बाकी के और 3 महाभूत कारण होते हैं। वात, पित्त, कफ की वृद्धि एवं क्षय के लिए रस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं रसों से बने हुए द्रव्यों का जब हम सेवन करते हैं तो उन्हीं के बेस पर ही उनका प्रकोप होता है। जैसे वात के लिए वृद्धि के लिए कटु, तिक्त, कषाय रस रिस्पॉन्सिबल है, और जब वृद्धि हो गई और उसका हमें क्षय करना है तो उसके लिए मधुर, अम्ल, लवण का प्रयोग करना है। इस तरह सभी दोषों को हमको इस तरीके से समझना चाहिए। इन रसों से युक्त भोजन लेने पर उस दोष की वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो असंतुलित होने पर रोग हो जाते हैं। सभी रसों के अर्थ का ज्ञान जिह्वा से होता है, इसलिए वह रसना कहलाती है। ठीक है, जिह्वा को ही रसना बोलते हैं, और उसी से रस का ज्ञान होता है। जब द्रव्य में जल होगा वही अपना स्वाद जिह्वा पर बता सकता है। रसों का आहार में संतुलित होने पर रोगी की चिकित्सा होती है, इसलिए पथ्य का सिद्धांत है। तो रस का इंपॉर्टेंट क्या है चिकित्सा में? रोगी के पथ्य में जब हम उसका पथ्य बताते हैं तो उसके लिए जब आहार की योजना की जाती है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो इसी बेस पर निर्भर करता है कि उसकी व्याधि में कौन सा दोष इन्वॉल्व है और उस दोष का शांति किस रस से होगी, उस रसयुक्त आहार को उसमें बताया जाता है। तो ये है रस। नेक्स्ट है वीर्य। वीर्य किसे बोलते हैं? वीर विक्रांतव इति यत् वीर्य तु क्रियते, ये नहीं है क्रिया। वीर्य मतलब होता है जिसके माध्यम से क्रिया होती है, जिस शक्ति से क्रिया होती है वह वीर्य है। यह शक्ति औषधि एवं आहार दोनों में रहती है। देखिए कोई भी चीज़ है वो एक्शन अपना तभी कर सकती है जब उसमें कोई पोटेंशियल, कोई पावर हो। अगर कोई पावर ही नहीं है तो कुछ, अब जैसे आप ही है, आपके अंदर अगर आप इतने बीमार हो जाओ, बेड रिडन हो जाओ, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है तो आप कोई काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऐसी सभी चीज़ों में है, तो वही वीर्य है, आपके अंदर का जो पावर है वो। औषधि में यदि वीर्य नहीं होता है तो वह अपना कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई भी औषधि आपने किसी काम के लिए प्रयोग की और उसमें अगर वो पोटेंशियल नहीं होगी तो वो कुछ अपना एक्शन ही नहीं कर पाएगा। वीर 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण वीर और शीत वीर। यह माना जाता है कि पूरा विश्व 2 शक्ति में विभाजित है, उष्ण और शीत। मतलब पूरा जो वर्ण है वो दो कैटेगरी में है, कुछ चीज़ें गर्म है और कुछ चीज़ें ठंडी, बीच का कुछ नहीं है।
सभी आहार औषधि इन्हीं दो वर्गों में दो वीर्य में विभाजित है। षड्रस भी इन्हीं दो वीर्यों में विभाजित है। कैसे है षड्रस विभाजित, देखिए मधुर तिक्त कषाय शीत वीर्य है और अम्ल लवण कटु उष्ण वीर्य। तो शीत वीर्य होने से पित्त की शांति करता है, उष्ण वीर्य होने से कफ और वात की शांति करता है। यार शीत वीर्य होने से क्या है, आह्लाद कर मतलब हृदय को अच्छा लगता है, शीतलता देता है। उष्णदायम दाह को शांत करता है, पित्त दोष को शांत करता है। यह रस उष्ण वीर्य होने से दाह उष्णता पचन को करता है, यह कफ और वात दोषों को शांत करता है। आहार भी शीत वीर्य हो जाता है क्योंकि आहार रस युक्त होते हैं, उसी कारण से उष्ण और शीत वीर्य आहार का सेवन किया जाता है। आप देखिए गर्मी होती है तो गर्मी में हम ठंडी चीज़ें लेते हैं। वो ठंडी का मतलब क्या, छूने में ठंडी है क्या, नहीं। ठंडी का मतलब होता है कि जब वो बॉडी में जाएंगी तो वो आपकी बॉडी को कूलिंग देंगी, दैट इज अ शीत वीर्य। औषधि आहार का चयन करते समय व्यक्ति को रोगी अवस्था, स्वस्थ अवस्था और ऋतु का विचार करके वीर्य की योजना करनी चाहिए कि यदि व्यक्ति रोगी है तो उसके लिए कौन सा वीर्य, अगर उसके बहुत पुराना रोग हो गया है तो उसके अंदर ज़्यादा वीर्य की चीज़ें लेने की हिम्मत ही नहीं होती। आपने देखा हो कई पेशेंट, कई लोग बोलते हैं कि हम तो ये दवाइयाँ बहुत गर्म करती, हम नहीं खा पाते। क्या मतलब है उसका, उसका यही मतलब है कि उनके अंदर गर्म चीज़ों को लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें यूज़ कर ली हैं, तो वहाँ पे शीत वीर्य वाली योजना की जाती। यही मतलब होता है इन चीज़ों का, इसके लिए हम आपको ये सब पढ़ाया जाता है। तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी हल्के में, एक सिद्धांत भी यदि आप पकड़ लेते हैं आयुर्वेद में तो वो आपको कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। तो किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए, हर एक चीज़ चिकित्सा में प्रयोग होती है और उन सब का प्रयोग करना सीखना चाहिए। वो तभी सीख सकते हैं जब आप उसका महत्व समझें, उसको उस दृष्टि से पढ़ें। तो इस वाले वीडियो में हमने आपको इतनी चीज़ों को कवर किया, 3-4 चीज़ कवर हो गई। आपका रस कवर हो गया, वीर्य कवर हो गया, दोष गति और भेद। इसके आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक, आगे की जो परिभाषा है उनको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और सभी लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।